भारतीय राजनीति के बारे में बात हो और योगी आदित्यनाथ की बात ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। यहाँ तक कि बंगाल के चाहे चुनाव हो, चाहे केरल के चुनाव हो, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ को पार्टी के लिए प्रचार करते हुए देखा गया। जाहिर है पार्टी भी उन्हें पैन इंडिया लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा मानती है। योगी सरकार के लगभग 5 साल हो चुके हैं और इस बात पर अक्सर चर्चा होती है और सवाल भी उठाए जाते हैं कि आखिर 5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या बदला है। नमस्कार, मैं शिव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं द प्रिंट के इस खास साप्ताहिक कार्यक्रम सॉफ्ट कवर में, जिसमें हम हर हफ्ते इस खास किताब पर बात करते हैं। आज हम आपसे जिस किताब पर बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है गतिमान उत्तर प्रदेश, 5 वर्ष 100 दिन योगी सरकार के। यह है किताब, आप देख सकते हैं, और इसे लिखा है शीलवंत सिंह जी ने। इनसे आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये किताब में आपने लिखा गतिमान उत्तर प्रदेश। गतिमान का क्या अर्थ है? गतिमान क्यों कह रहे हैं? गतिमान सर, इसमें इसका टाइटल इसलिए दिया क्योंकि प्रदेश के सभी समग्र जो सेक्टर्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की हम बात करें, यदि हेल्थ की हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की हम बातचीत करें, तो हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। तो यानी हर सेक्टर्स में ऐसा नहीं कि कोई सेक्टर बहुत आगे निकल गया, कोई सेक्टर पीछे रह गया। कंप्लीट सभी सेक्टर्स में प्रदेश जो है वो गतिशील है और गतिमान बढ़ रहा है। और भारतवर्ष में जो अन्य राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश अपने लीडरशिप के रूप में ऊपर जा रहा है। तो इसलिए हमने इसको दिखाया कि ये एक इंजन की तरह अन्य राज्यों को या भारत को खींचते हुए इंजन या इकोनॉमिक इंजन इसे कह सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये गतिमान इकोनॉमिक इंजन, मतलब गतिमान तो भाई देश में सारे राज्य हैं, सारे राज्य अपनी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, जी 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 विकास कर रहे हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा खास क्या है कि उसके लिए एक किताब लिखी जाए? जी जी जी, इसलिए सर इसके लिए पुस्तक की आवश्यकता, मतलब लिखी जाए। जो काम हो रहे हैं सर, जो किताब लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि जो सरकार की पॉलिसी, जो योजनाएं हैं, जो हम पॉलिसीज योजनाएं लाते हैं, नीतियां लाते हैं, उसमें हमारा था कि जनता के पक्ष की तरफ से एज ए थर्ड पार्टी कर सकते हैं या एक सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए हमने लिखा है कि जो काम हुए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, उसकी तरफ से हमने इसको प्रतिनिधित्व किया है इस पुस्तक में। जी, तो मतलब आपको लगता है कि पिछले सालों में बहुत कुछ बदल गया है उत्तर प्रदेश में? निश्चित सर बदलाव हुआ है। इसमें सर कोई कहने की बात नहीं है, आंकड़े बोलते हैं। बहुत सारे तथ्य हैं, आंकड़े हैं, बहुत सारे विषय हैं जिन पर देखा जाए तो निश्चित बदलाव हुआ है। और इसको आप महसूस कर सकते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में हम लोग बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ की बात करें, या हम हेल्थ के सेक्टर्स की हम बातचीत करें, ट्रांसपोर्टेशन में काफी नई चीजें आई हैं। और प्रदेश जो है इस समय आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के बाद सेकंड जीडीपी वाला स्टेट जो है हो गया है। सर्वाधिक अनाज का हम उत्पादन कर रहे हैं, उतना ही सर उसी लेवल पर खरीदारी जो है वो और बढ़ करके हो रही। जो अनाज खरीदती है सरकार, उसके सेंटर्स में वृद्धि हुई है। तो दोनों तरफ से ये बदलाव सर है। 5 साल पहले हम अनाज उत्पादन के मामले में किस नंबर पर थे? अभी अगर हम दूसरे पर हैं, अब हमारा नंबर मामले में आप कह रहे हैं कि हम सेकंड हैं आफ्टर महाराष्ट्र, तो 5 साल पहले हम किस? हमारी कंडीशन सर दूसरी तीसरी रहती थी और वो भी एकदम पहले स्थान पर आ गए। नहीं, क्या जीडीपी के मामले में हम पहले स्थान पर हैं? ऐसा तो नहीं। नहीं, जीडीपी पर तो हम दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र के बाद। और पहले कितने पर थे? पहले हमारी कंडीशन तीसरी चौथी रहती थी, मतलब घटता बढ़ता रहता था। अब करेंटली हम सेकंड पर हैं। और जो सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट रखा है, जिस पर सरकार काम भी कर रही है, उसको लेकर के अभी डिस्कशन चल रहे हैं और उसको लेकर एक अप्रोच पेपर्स और जीओ भी आने वाला है। तो आने वाले समय में ये नंबर 1 की कंडीशन होगी, जो महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ेगी $1 ट्रिलियन की ओर, जहां हम पहुंच जाएंगे। तो जो लक्ष्य, ये हवा में नहीं है सर लक्ष्य, ये लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है, इसकी पूरी तरह से संभावना है। हालांकि जीडीपी के पीछे बड़ा रीजन ये भी होता है ना कि बड़ा प्रदेश है, ज्यादा वर्कफोर्स है। जाहिर सी बात है, बड़ा भू क्षेत्र है आपके पास, ज्यादा जनसंख्या है, तो ज्यादा वर्कफोर्स भी आपके पास होती है। तो कंडीशन में जीडीपी का ज्यादा होना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है।
जी जी जी। लेकिन हम छोटे राज्यों से तो तुलना नहीं कर सकते, वो जीडीपी भाई वो कैसे बढ़ाएंगे, उनके पास भू क्षेत्र भी कम है, वर्कफोर्स भी कम है। सर हम महाराष्ट्र से तुलना कर सकते हैं, तमिलनाडु से हम। डू यू रियली थिंक कि ये एक अचीवमेंट है? जी 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 जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि तमाम सेक्टर्स में प्रगति हुई है जी। करप्शन में आपको क्या लगता है कितनी कमी आई है? करप्शन सर किसी भी इकोनॉमी के लिए एक शैडो की इकोनॉमी की भूमिका अदा करता है। वो करप्शन से एक छिपा हुआ अर्थव्यवस्था पैरेलल इकोनॉमी चलाता है, जैसा आप समझते हैं और जानते हैं। तो करप्शन में जो ट्रांसपेरेंसी आई है, जो पारदर्शिता आई है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है, आप ये देख रहे होंगे कि जो अफसर या जो अधिकारी या जो भी कोई ऐसा काम कर रहा, अभी आज ही समाचार पत्रों में है, आज ही कुछ घटनाएं, उस पर एक्शन सरकार ने लिया है। तो सरकार सिर्फ इन 5 सालों की बात नहीं, यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कुछ गलतियां की हैं तो उसको भी पनिशमेंट दे रही है और उसकी रिकवरी भी कर रही है और उसे दंड भी दे रही है। तो करप्शंस में हमारा मानना है कि सर करप्शंस तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन करप्शन पे पारदर्शिता के साथ सरकार हर मोर्चे पर, हर सेक्टर्स में, हम ये नहीं कह सकते कि इस सेक्टर में करप्शन खत्म किया जा सकता है या खत्म हो सकता है, तो इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की गई है ताकि तकनीक से जो होती है करप्शन कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है, पारदर्शिता आती है। तो इसमें सर तो निश्चित कम हुआ है। जैसे कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की गई, कैसे? हाँ, टेक्नोलॉजी जैसे सर अभी आप बेसिक शिक्षा की हम लोग बातचीत करें तो बेसिक शिक्षा में आप ये देखते थे कि बच्चों को जो है वो उनको जो स्वेटर दिया जा रहा है या उनके जो कपड़े दिए जाते थे, उनको भोजन की जो व्यवस्था थी, उसको कनेक्ट करके सीधे उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब अकाउंट में पैसा उनके गार्जियंस को ट्रांसफर कर दिया गया, जो बिचौलिए हैं बीच में, जहां वो कहीं उससे कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो बेसिक शिक्षा हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक, ये देखा जाए तो बहुत बड़ा बजट इसका अच्छा खासा होता है। तो 20 सेक्टर सब खत्म हो। तो ये टेक्नोलॉजी से जो डायरेक्ट ट्रांसफर जो स्कीम है, इसको हर विभाग में यदि धीरे धीरे लाया जाएगा, चाहे वो यदि हम उसमें बात करते हैं, समाज कल्याण की बात करते हैं, चाहे वृद्धा पेंशन की हम बातचीत करते हैं, या जो सरकार उसमें स्कॉलरशिप देती है, तो ये स्कॉलरशिप सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है। तो बीच में कहीं भी जो अधिकारी गण या जो भी चीजें होते हैं वो कहीं इन्वॉल्वमेंट उसका, हाँ ये जरूर हो सकता है कि उसको एग्जीक्यूट कराने में शिथिलता हो सकती है, लेकिन वो उसी को मिलेगा, इसकी गारंटी है। हालांकि इस पर एक सवाल ये भी उठाया जाता है, गाय बगाए हमारे सामने आते हैं। हाँ जी, कि डायरेक्ट ट्रांसफर की वजह से क्या है कि जो पैसे हैं, हाँ, पैसे डायरेक्ट खाते में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जिस यूज के लिए दिए गए हैं उसमें ना आकर के कहीं अलग यूज हो जाते हैं। हाँ, ये जब निश्चित करें, ये बात तो इस पर है। अब इसमें 2 चीजें हैं सर कि इसमें जो गार्जियन है, ये अभी ये इस पर चर्चा हुई है कि वो पैसा जो जा रहा है वो अपने डेली यूज में ला ले रहा है, वो जिसके लिए गया है उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है, यानी गार्जियन की अवेयरनेस रहे और स्टूडेंट भी अवेयरनेस है। उनको तो मालूम भी नहीं है बच्चों को कि ये क्या हुआ है, पैसा उनके पिताजी को कहाँ से मिला है। तो ये तो है सर, इसके लिए भी अब इसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम जहां तक समझते हैं अवेयरनेस के थ्रू और उन चीजों को लेकर उनको जब तक अपनी उनकी बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी है, यदि उसका बोध होगा कि एजुकेशन मस्ट है और इसके लिए ही मिल रहा है, बल्कि उसमें प्लस करें और उसमें जोड़ें, न कि उसको खत्म करें या अपने दूसरे यूज के लिए। और एक सवाल और भी उठाए जाते हैं अक्सर कि जो अमाउंट दिया जा रहा है बच्चों के लिए वो बहुत कम है। जी जी, अब उनकी ड्रेस के लिए, किताबों के लिए, यूनिफॉर्म्स के किताबों वगैरह के लिए जितना दिया जा रहा है अमाउंट, वो अमाउंट काफी कम है। उतने में वो मिल पानी बड़ी मुश्किल है। जी जी, ये तो सर, ये तो देखिए सर, ये सरकार की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी सर वो अनंत है। उसको हम तो एक सरकार एक सहयोग कर रही है। अब वो उसका लेवल बहुत ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ये इसमें देखा जाए कि पहले जो होता था और अब में क्या अंतर आया है। जो
इसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि हम पहले क्या था और अब क्या नई चीजें उसमें जुड़ी हैं, तो ये प्लस देखने की आवश्यकता है। और इसमें आगे चल करके हो सकता है इसमें, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है सर, उसमें यदि 0.50 पैसे जोड़ दिया जाए तो उसके कई 100 करोड़ के बजट हो जाते हैं उसमें। यानी बच्चों जो कॉपी दी जाती है, यदि उसमें मान लें कि उसमें 50 पैसे जोड़ लिए जाए तो उसका बजट सर 150 करोड़ हो जाता है। तो ऐसे में जो किया जा रहा है वो, और इसमें हो सकता है आने वाले समय में सरकार इस पर प्लान करे कि इसके मदों को भी डिवीजन किया जाए और इसको बांटा जाए कि किस सेक्टर्स में कहां कहां देने की आवश्यकता है, और ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी किस तरह से किया जाए, इस पर भी आने वाले समय में सरकार हो सकता है इस पर भी काम करे, और होना भी चाहिए। बेरोजगारी को लेकर के भी सवाल उठाए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब योगी सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं जो रोजगार की दिशा में यूनिक हो, जो रोजगार की दिशा में उठाई गई हो? निश्चित सर, रोजगार की जो हम लोग बातचीत करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो योगी सरकार में यदि आप देख रहे होंगे तो रोजगार सर सीधे सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना वाला लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी एक प्रकार से रोजगार को क्रिएट करता है, जिसमें हम सबसे बड़ा चीज कर सकते हैं सर, इसमें जो ओडीओपी सरकार की योजना है। कोई भी देश या प्रदेश जो है पूरी जनसंख्या को सरकारी नौकरी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं। बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर्स में भी और अदरवाइज भी हम जनरेट कर सकें। जी 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 एकदम एकदम यही चीज है। तो सरकार जैसे ओडीओपी के हम कहें तो ये ओडीओपी अपने आप में सर रोजगार भी सृजित कर रहा है, इकोनॉमी को भी बूस्टअप प्रदान कर रहा है, और जो हमारी क्षेत्रीय जो पहचान है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, और इसको लेकर के जो लघु आपके सूक्ष्म उद्योग हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। मतलब कई चीजें इसमें इंटरकनेक्टेड है। यदि हम ओडीओपी की बातचीत करें तो ये काफी लेवल पर इनडायरेक्ट, यानी सीधे सरकार वाला नहीं लेकिन इनडायरेक्ट काफी लेवल पर रोजगार प्रोवाइड करता है। हाँ, तो जैसे मतलब किस तरीके, क्या मतलब लोन वगैरह के जरिए या कुछ कैसी सरकार इसमें ये कर रही कि जैसे जिलों में क्लस्टर बनाने की बातचीत हुई है कि हाँ, इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे तो जो लोग हमें देख रहे हैं वो जान पाएंगे कि वो भी लाभ ले सकते हैं। अगर ऐसा है तो कैसे लाभ? उसमें लाभ ये है सर कि सरकार, जैसे आप देखते होंगे कि इसी के अंतर्गत जो किसान ये ऋण मेलों का आयोजन करती, उसमें आप उससे फंड ले सकते हैं, या आप सरकार आपको मदद कर देगी कि आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, या इसमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ले सकते हैं, या आप सब्सिडी उसमें दे सकती है, या आप लैंड में उसमें छूट दे सकती है, टैक्स में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दे सकती है। तो एक ही डायमेंशन नहीं है, डिफरेंट डायमेंशन से, और इन वस्तुओं को एक तो इंटर स्टेट हम दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। जैसे ओडीओपी के प्रोडक्ट की हम बातचीट करें तो वो महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं, अभी सरकार इसको बाहर ओडीओपी का क्या मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। जैसे प्रदेश के प्रत्येक जिले की अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, तो हम उस जिले की जो सेंट्रल बिंदु है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को संवर्धित करें और उसको बेहतर करें, उस प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी वाइज करें और स्किल्ड और डेवलप करके उन प्रोडक्ट को मार्केट में लाएं, जो कि लोकल लेवल पर ही वो बिक जाते हैं, तो उसको बहुत एक्चुअल जो उसकी प्राइस है उतनी नहीं मिल पाती, जो वहां का उत्पादक है उसको हम प्रदेश, यानी जैसे उत्तर लखनऊ की चिकन की हम बात करें तो इस चिकन को जो चिकनकारी होती है, बता दूं चिकन का मतलब चिकन के जो कपड़े होते हैं, कुर्ते। हाँ जी जी, चिकन के कपड़े, जी जी। तो इसको सर, जैसे इसको हम दिल्ली से लेकर के अब्रॉड, आप आजकल तो विदेश में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लग रही है तो ये भी वहां पर जा रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय जो लोग होंगे उनको इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। साथ ही साथ सरकार इसमें भी सपोर्ट कर रही कि आप इसको कैसे, और टेक्नोलॉजी को, जैसे हैंडमेड भी इसमें काम किया जाता है, उसको मशीन से कैसे कर सकते हैं, आप खुद अपना लगा सकते हैं। आज एक इसकी स्थिति आई कि जो लोग कहीं काम करते थे, किसी भी फर्म के साथ मिलकर काम करते थे, वो अपनी अलग चिकन में अलग उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री अलग बना करके डेवलप करने लगे। तो ये इससे वो रोजगार भी सृजित हो रहा है और साथ ही साथ उनको उनकी ग्रोथ भी अपनी हो रही है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो आप बात कर रहे हैं, इस पर पूरे सारे जिलों के बारे में आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि जी 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 एकदम। जो 75 जिले हैं
उनको कर लिया गया है और इनको अन्य विभागों के साथ भी सर जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए कि कोई विभाग खरीदारी करती है आजकल जो साजो सामान या कोई प्रोग्राम है या महोत्सव है या किसी तरह का, तो इसमें सूचना विभाग इसके लिए भी कर रहा है कि आप खरीदारी इन्हीं ओडीओपी के प्रोडक्ट को परचेज करें, जो भी सामान लेना है। तो उससे ये प्रोत्साहित भी होंगे और इसको भारत सरकार के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही कि जो हम जैसे जो विदेशी चीजें हम खरीदते हैं उसके बजाय अपने स्वदेशी चीज को हम खरीदें और उससे उसको प्रयोग में लाएं। इनफैक्ट जो हमारी अपनी स्वदेशी चीजें हैं उसको भी हम बाहर कैसे निर्यात कर सकते हैं। जी जी एकदम, जी जी एकदम 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 जी एकदम। अच्छा, तो अगर किसी को जानना हो कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के कौन से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है जिसके लिए सरकार रियायतें दे रही है या लोन दे रही है, कैसे जाना जा सकता है? वो सर एक तो बीच बीच में इस पे समाचार पत्रों में तो आता ही रहता है, लेकिन सीधे चले जाएंगे तो सूचना विभाग की है। अब हर जगह पर ओडीओपी की अपनी साइट्स है और उस पर इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी है और प्रदेश के स्तर पर है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अच्छा, मतलब जिले की जो वेबसाइट है उससे भी जान सकते हैं या सूचना विभाग की वेबसाइट से भी मिल सकता है? उससे भी जान सकते हैं। अब इसको ओडीओपी के प्रोडक्ट को अमेजन और फ्लिपकार्ट, ये सब जो बड़े बड़े जो कंपनियां ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रही हैं उनसे भी कनेक्ट कर दिया गया, तो आप वहां से भी प्रोडक्ट को इसको उठा सकते हैं। नहीं, वो तो उठा सकते हैं, लेकिन मेरे जो पूछने का उद्देश्य था वो इसलिए था कि अगर कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट को लेकर के काम करना चाहे, अपनी इनकम का जरिया बनाना चाहे, तो वो कैसे जानकारी ले? वो सर वहां से ये जैसे आपका जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है आपका, उसके पास भी पूरा डेटा है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, वहां से संपर्क कर सकते हैं, वहां से जानकारी ले सकते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन है। अच्छा, पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी देश या प्रदेश की इनकम में, आय में। जी जी जी। आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है पर्यटन के क्षेत्र में? सर एक तो आप देख रहे होंगे जो हमारे यहाँ पर्यटन में उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं तो धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं पूरे, चूंकि जो आपके सिर्फ हिंदू रिलीजन की हम बात न करें, हम चाहे बौद्ध रिलीजन्स की हम बात करें या जैन रिलीजन की बात करें, तो अनेक जो धर्म के जो प्रमुख रहे हैं उनकी जन्मभूमि रहा है उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में चाहे हम अयोध्या की अभी लेटेस्ट बात करें, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इससे पर्यटन होगा। आप कॉरिडोर बन गया है, आप ये देख रहे होंगे जो काशी कॉरिडोर, उससे पर्यटन को काफी सपोर्ट मिला है। तो पर्यटन तो सर जो पुराने हमारे पास थे वो तो हमारे पास पर्यटन में हम यदि हम बातचीत करें तो जो ताजमहल था वो ऑलरेडी पर्यटन में इंडिया में सबसे ज्यादा विदेशी लोगों को खींचता था और स्टेट में भी उससे इनकम बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन हमारे पास पर्यटन की संभावनाएं काफी बढ़ी। अब जरूरत इसमें है कि इंटर स्टेट पर्यटन को लिंक कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि जैसे कोई थोड़ी देर के लिए यदि वो उज्जैन पहुंचा तो उज्जैन में प्रचार जो हो, उज्जैन में ऐसा लिंक हो कुछ अयोध्या जाना है, अयोध्या और काशी और मथुरा, हाँ, उसको कनेक्ट कर दिया। और यदि वो मथुरा थोड़ी देर के लिए पहुंच गया तो उसे फिर बताया जाए कि विंध्याचल भी एक जगह है, वहां भी पर्यटन नियर बाई जो प्लेसेस है उसके नियर बाई, हाँ, उसको प्रमोशन करें, डिजिटली प्रमोट करें और उसमें जो सर्विसेज दी जाती हैं उसको डिवीजन करें और उसपे हमें हमारा मानना है कि उसपे जो ऑर्गेनाइज तरीके से हो। जैसे अभी मिर्जापुर के टूरिज्म की बात होती है, जो विंध्याचल है, तो वहां पर अभी वो तो सरकार उसको सिस्टम ऑर्गेनाइज करके करे तो इससे निश्चित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे प्रदेश के इकोनॉमिक बूस्टअप होगा। और बल्कि इसके पर्यटन को लेकर के जो राम मंदिर है, ये तो हम समझते हैं कि ग्लोबल वैश्विक स्तर पर पर्यटन को लुभाने का काम करे। पुलिस कानून व्यवस्था जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी प्रदेश के लिए। जी जी। लगता है कितना सुधार हुआ है कानून व्यवस्था में पिछली सरकार की तुलना में? पिछली सरकार की तुलना में तो हम समझते हैं सर 3 गुना गति से वृद्धि हुई। हाँ, 3 गुना गति से वृद्धि हुई है। एक तो सबसे बड़ी चीज हुई कि जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई, इससे सर बहुत ही इफेक्ट इसका पड़ा है। लखनऊ हम बात कर लें या कानपुर की बात कर लें तो पुलिस नोएडा में हुआ। हाँ, तो इसको हमारा मानना है कि इसको भी सरकार को जो
इसका विस्तार करना चाहिए, इसको और जगहों पर पुलिस प्रणाली से इससे हुआ। दूसरी चीज है कि मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने से पुलिस में क्या फर्क आता है। तो इससे क्या होता है कि जिलों में क्या होता है कि एसपी को बहुत सी चीजें, बहुत से एक्शंस लेने के लिए जिलाधिकारी की सहमति की जरूरत होती है। तो उस चक्कर में क्या है कि कई बार कुछ एक्शंस थोड़ा डिले हो जाते हैं। कमिश्नरेट प्रणाली में वो जिलाधिकारी का काम हायर लेवल के जो पुलिस के ही अधिकारी हैं उनके पास वो अधिकार चले जाते हैं, तो कम्युनिकेट करने में इजी होता है और तुरंत कम्युनिकेशन से तुरंत एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी ठीक हो जाती है। कई बार ये भ्रम होता है कि आखिर कमिश्नरेट लागू करने से क्या परिवर्तन हो गए, किस तरह के बदलाव आएंगे, कानून व्यवस्था में क्यों सुधार आएगा। जी। उसके बाद में सर इसमें बेसिकली देखे होंगे जो सरकार ये काम की, पुलिस में मॉडिफिकेशन कई लेवल पर किए गए, टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात हो रही है, रिसर्च एंड जो अनुसंधान शाखा है उसको और मजबूत किया जा रहा है। अभी आप देखे होंगे लखनऊ के अमौसी में एक रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो पुलिस में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको हुआ, पुलिस में जो भर्तियां थी उसको बढ़ाया गया है। साथ ही साथ संसाधन को, कहने का मतलब बढ़ा करके ओवरऑल संसाधन में, चाहे उनकी संख्या को हम बढ़ाएं, चाहे टेक्नोलॉजिकल हम उनमें हमने कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। उसी के साथ साथ इसमें जो सबसे बड़ा हमको जहां तक लगता है कि मिशन शक्ति इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, जिसमें कानून व्यवस्था में खास करके महिला सुरक्षा की जो हम बातचीत करते हैं, चाहे पिंक बूथ आप देख रहे होंगे, हर जगह पर पिंक बूथ जो बने हैं उनके लिए अलग सेल का 112 की कंडीशंस बहुत बेहतर हुई है, उसको लेकर के आपको तुरंत सर्विस उसको मिल जा रहे, उसमें मिनट्स, थाना अपना अलग। 112 में थोड़ा सुधार की जरूरत है। मुझे कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि 112 जिस तरीके से मेरी जिम्मेदारी है कि एज ए पत्रकार अगर मेरे संज्ञान में कोई बात आई है तो मैं जरूर रखूं। सर्विसेज जिस तरीके से है कि आपको तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए, उस तरीके का हो नहीं पाता है, कि वो टाइम लेता है और कई बार लोगों को रिलीफ मिलने में, रेमेडी मिलने में टाइम लगता है। जी। ऐसी शिकायतें, ऐसी कुछ लोगों ने मेरे से बातें कही हैं। जी। इसमें सर दिक्कत है कि जो रूरल और अर्बन में, हमारे ख्याल से अर्बन एरिया में तो चीजें हो मैं अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, अर्बन में, लेकिन ये कहीं हो सकता है कुछ जगहों पर दिक्कत हो, ऐसा तो लखनऊ या हम जहां तक है, लेकिन पूरा प्रदेश लखनऊ नहीं है ना सर। जी देवरिया से लेके गाजियाबाद तक है। जी। इधर हमीरपुर से लेकर के लेकिन आप देखेंगे तो इसका अंतर देखिए सर, उसमें एक दो घटनाओं, ठीक है, एक दो घटनाएं भी उसका हो सकती हैं। मुझे लगता है, बल्कि मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि घर में अगर किसको अगर पता है कि हमारी ये संतान जो है थोड़ा सा सबल है, तो उसके बजाय हमेशा माता पिता या घर का मुखिया जो भी होता है वो उस संतान पर ज्यादा ध्यान देता है जिसको लगता है कि ये थोड़ा सा इसको देखरेख की जरूरत हो। तो अगर ऐसा है कि ग्रामीण, तो ग्रामीण लागू पर तो फिर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जी, निश्चित। तो डेटा क्या कहता है कि करप्शन में, पुलिस में, कानून व्यवस्था में या पुलिस में करप्शन में कितनी कमी आई है, या जो सर हम आंकड़ों की हम बात करते हैं तो अपराधों में कितनी कमी आई है प्रदेश में, आंकड़े जो आंकड़े तो सर पहले से जो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स है वो सारी आंकड़ों की हम बातचीत करें तो उसमें सर मतलब हम आपको बता रहे हैं 3 गुने की लगभग कमी है हर सेक्टर्स में, चाहे यदि अपराध की हम बात करें या चोरी की हम बात करें, हम डकैती की बात करें या किडनैपिंग की जो घटनाएं हुआ करती थी, जो इकोनॉमिक ऑफेंस जिसको हम आर्थिक अपराध कहते हैं, उसमें भी काफी लेवल पर लगाम लगा है, क्योंकि सरकार जो है अब साइबर थानों की स्थापना की है। अब उसकी संख्या जो है वो बढ़कर के 18 हो गई और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में साइबर थाने होंगे। तो इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि सारी चीजें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चीजें जा रही हैं, तो अब अपराध वो वाली चीजें नहीं रही कि वो साहब वो डकैती हो गई और वो जो है वहां से गए और उन्होंने छीन लिया, ये अब देख रहे होंगे ऐसी चीजें नहीं। अब सबसे छिपा हुआ और बड़ा अपराध है इकोनॉमिक ऑफेंस। अब तो सरकार इकोनॉमिक ऑफेंस को भी कंट्रोल करने के लिए कर रही है। और सर आप देखे होंगे कि सरकार ने अब अपनी उत्तर प्रदेश एक सुरक्षा पुलिस एक अलग सेल बना दिया गया है और वो भी एक अलग तरह से काम कर रहा है। तो जितने डिविजन्स हैं, चाहे एसटीएफ की बात करें, वो अपने एक्शन पर काम कर रहा है। तो प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको डिवीजन करके वर्गीकृत किया गया है ताकि उसको कमांड एंड कंट्रोल और हम बेहतर कर सके, इसके लिए जो काम किया जा रहा है। अच्छा,
अच्छा अच्छा। जी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कई बार जब आंकड़े जो है उसके क्राइम के घटते हैं, हाँ, एक कारण ये भी होता है कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, मतलब ऐसा आरोप अब तो सर एफआईआर आपकी दर्ज नहीं होती है, तो अब तो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जाने लगी। थाने आप ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन की भी उतनी ही, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किया जाएगा तो उसका हाँ, बट ये परफॉर्मेंस। होता है ना कहीं पर कि जहाँ पर इतनी बड़ी ग्रामीण जनसंख्या हो वहाँ उनको ऑनलाइन उनके लिए एफआईआर दर्ज करना तो मुश्किल है ही। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होती है। नहीं नहीं, इसमें इसमें सर आप देखें तो बहुत सारे जो है लोग अब ग्रामीण स्तर पर, आप हाँ। गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन, तो अब हमको लगता है कि छोटे कस्बे में भी ऑनलाइन सिस्टम है, और लोग हाँ ये जरूर करते हैं कि ऑनलाइन आपका कोई साइबर कैफे के पास गए। अब साइबर कैफे का हालांकि प्रचलन नहीं है, जो कंप्यूटर सेंटर्स है डेटा जहां पर है वो लोग भी कर देते हैं, भले उसकी दर्ज करते समय उसकी जो कंप्यूटर टाइपिंग है उसकी फीस ले ले। तो ये चीज हुआ है। अब उसमें है कि एकदम जो ग्रामीण सेक्टर्स में कहीं कहीं दिक्कतें हैं। हालांकि ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जो पीछे जो रोड्स वगैरह बनी है वो सब पिछली सरकार ने सारा बजट पास किया था और इस सरकार ने खाली फीते काटे हैं, ऐसा भी आरोप लगाया जाता है। ऐसा नहीं सर, एकदम ये सर एकदम गलत इस है। पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, एकदम ये तो टोटली सर गलत है। सरकार ने जो काम किए थे सर, देखिए सर, किसी भी सरकार की सर देखिए जो प्रशासन है वो तो लगातार सर काम करता रहता है, सरकार बदलती है तो कुछ चीजें तो निश्चित है कि वो रोटेशन फॉर्मेट पे आती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, जैसे 5 नए एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट लेकर आया, हमारे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। यदि हम मेट्रो की बात करें तो 10 जगह पर मेट्रो की, 10 शहरों की मेट्रो है जिसमें 5 जगह पर मेट्रो चल रही है। तो एयरपोर्ट की हम बात करें तो एयरपोर्ट की भी वही कंडीशन है कि 5 एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो नए सर जो बने हैं, जो मतलब फाइनल स्टेज पर हैं, ये किसी भी इवन महाराष्ट्र को भी हम ले लें तो किसी भी महाराष्ट्र में भी मतलब इतने नए एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हुआ है। पुराने जो है वही है। आप एक भी एयरपोर्ट नहीं बता सकते महाराष्ट्र में एक एयरपोर्ट बन गया, या हम बता दें कि बंगाल में कोई नया एक एयरपोर्ट बन गया, या हम बता दें कि राजस्थान में कोई एयरपोर्ट बन गया। तो इनको कंपेरेटिव देखें, एयरपोर्ट की हम बात कर लें या एक्सप्रेस वे की हम बात कर लें, तो उसमें नए डिजाइन है, उसमें काम हो रहा है इतने लेवल पर। जहां पर आप देखिए पूर्ववर्ती जो सरकार है उसमें उन्होंने पूरे 5 ईयर में एक एक्सप्रेस वे बनाया, 5 जो है वो एक्सप्रेस वे बनकर तैयार, मतलब फाइनल स्टेज पर है। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे शेलवंत सिंह जी, जिन्होंने किताब लिखी है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पिछले 5 साल 100 दिन के कार्यों के बारे में कि प्रदेश में कितनी प्रगति हुई है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य डिपार्टमेंट्स हो, उद्योग हो, उसमें कितनी प्रगति हुई है और प्रदेश कहाँ था कहाँ पर पहुंचा है। इसी के साथ हम अपना ये साप्ताहिक कार्यक्रम सॉफ्ट कवर आज खत्म करते हैं। अगले हफ्ते हम फिर एक किसी खास किताब के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे शिव पांडे और हमारी पूरी दिग्गज टीम को इजाजत दीजिए। सर, आप आए हमारे साथ, आपने अपना कीमती समय, इसके लिए धन्यवाद। सर थैंक यू।